वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, अभी हम लोग इतिहास में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, विलियम हॉकिंस तक। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और ये सार संग्रह फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, तो आप लोग जरूर सब देखिएगा। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये आपका बिहार पुलिस फायरमैन, रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसआई, एसएससी, जीडी सभी के लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो यहाँ तक देख चुके थे फ्रेंड्स, पुनः एक बार यहाँ से रिपीट कर लेते हैं कि विलियम हॉकिंस बहुत ही फेमस नाम है। विलियम हॉकिंस है जो किसके दरबार में आया था, एक क्वेश्चन पूछा जाता तो जहांगीर के दरबार में आया था। और ये कौन था विलियम हॉकिंस? तो ये ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत था। ठीक है और ये मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। तो यहाँ पर दो तीन तरह के सवाल बनता है फ्रेंड्स कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और ये ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। यहाँ तक तो कल हम पढ़ा चुके थे। अब चलिए आगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल के नेतृत्वकर्ता सर थॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला था। याद रखिएगा कि सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो ये भी आपका जहांगीर के ही दरबार में आया था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया था। जहांगीर ने हॉकिंस को क्या उपाधि प्रदान किया था? याद रखिएगा, इंग्लिश खां की उपाधि दिया था और अर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करवा दिया था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का ही यात्री था जो शाहजहां के समय में आया था। याद रखिएगा, हॉकिंस और सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। पीटर मुंडी ब्रिटेन यात्री था जो शाहजहां के समय में आया था। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये देखिए, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन पूछा जाता है किसके दरबार में चित्रकार थे? तो आपका जहांगीर के दरबार में थे। उस्ताद मंसूर है जो फ्रेंड्स पक्षियों के चित्रकारी करते थे, उसमें इनको महारत हासिल थी। और अबुल हसन है जो व्यक्ति का चित्र बनाते थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र, यानी कि उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र तथा नादिर उद जमा किसको? अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध, देखिए आ गया, उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। यही मैं बात बताया था फ्रेंड्स कि उस्ताद मंसूर था जो पक्षी के विशेषज्ञ था चित्रकार में, और अबुल हसन है जो व्यक्ति का चित्र में महारत हासिल थी। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो याद रखिएगा, फारसी भाषा में लिखी थी और उसका नाम क्या था? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के आत्मकथा जो कि फारसी भाषा में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि एतमादुद्दौला, ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था और अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनाया था। नूरजहां का मतलब होता है फ्रेंड्स संसार की रोशनी। याद रखिएगा, नूरजहां की क्या अर्थ होता है? तो संसार की रोशनी होती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि जो आपका जो एतमादुद्दौला का मकबरा है, ये पहली कृति है जो पूर्ण संगमरमर से बनाई गई थी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी। देखिए, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होइएगा फ्रेंड्स, मेहरुनिसा है जो वास्तविक नाम, नूरजहां का वास्तविक नाम है मेहरुनिसा। ठीक है, बचपन का नाम भी कह सकते हैं इस तरह से। नहीं तो अगर पूछे आपका कि मेहरुनिसा कौन थी, तो नूरजहां का ही नाम है आपका मेहरुनिसा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया फ्रेंड्स कि कहा गया है कि लाडली बेगम जो शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, ये लाडली बेगम, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। ठीक है, यानी शेर अफगान और मेहरुनिसा की पुत्री लाडली बेगम की शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। महावत खान ने वर्ष 1626 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, याद रखिएगा, महावत खान ने 1626 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था।
अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि 5 फरवरी 1592 को लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। शहजादा खुर्रम, बचपन का नाम शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था, नहीं याद रखेगा। ये शाहजहां का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 5 फरवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में शाहजहां खुर्रम का जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ पर है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल में लिखा हुआ, वीडियो पॉज करके याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मुगल शासक और उसके प्रसिद्ध नाम, जैसे औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता। सभी को एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। फर्रुखसियार को क्या घृणित कायर कहा जाता था। रफ़ी उद दरजात कठपुतली शासक, इसका प्रसिद्ध नाम है फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कठपुतली शासक किसे कहा जाता था? तो आपका रफ़ी उद दरजात को कठपुतली शासक कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता? मोहम्मद शाह। रंगीला या रंगीला बादशाह किसे? तो मोहम्मद शाह को कहा जाता था। फिर बहादुर शाह प्रथम किसे? तो शाहे बेखबर को कहा जाता था। और बहादुर शाह द्वितीय या जफर, बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता था, ठीक है। तो ये सभी जो जितना भी पॉइंट है फ्रेंड्स आपका टेबल में, इसको आप अच्छी तरह से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। जो याद नहीं है फ्रेंड्स आप उसको नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी, ठीक है। याद रखिए, खुर्रम के बारे में कह रहा है। खुर्रम का जन्म हमने देखा था 5 फरवरी 1592 को लाहौर में हुआ था खुर्रम का जन्म। और कह रहा उसकी माता कौन थी? तो मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी, खुर्रम का माता का नाम। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट देखिए कि 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ। किसका? शाहजहां का। खुर्रम जिसको कह रहे हैं, शाहजहां का विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे है आपका 1628 ईस्वी में शाहजहां अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन महमूद और साहिब किरण एसानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। तो याद रखिएगा कि शाहजहां है जो गद्दी पर 1628 ईस्वी में बैठा था, और कौन सी उपाधि धारण करके? तो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। तो शाहजहां का बचपन का नाम हम लोग देख लिया, खुर्रम फ्रेंड्स, याद रखिएगा। दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, बिल्कुल। दिल्ली में जो जमा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया था। ये भी पूछा जाता है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स। और शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने करवाया था। कौन सा शीर्षक से? तो सिर-ए-अकबर के शीर्षक से। अगला पॉइंट देखिए, दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। तो याद रखिए, लघु अकबर किसे कहा जाता है? तो दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है, याद रखिएगा। किसने ये संज्ञा दी थी फ्रेंड्स? तो लेनपूल ने दी थी। अगला पॉइंट है आपका कि शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा शिकोह को शाहजहां ने दी थी। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था, ठीक है। देखिए, पाबोस और सिजदा, ठीक है, दो तरह के चलाया था बलबन, तो उसको उस पर सिजदा को समाप्त किसने कर दिया था? तो शाहजहां ने कर दिया था, याद रखिएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी में रिवाज कौन था? सिजदा को समाप्त कर दिया था शाहजहां ने। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था। पूछा जाता है कि कौन सा मुगल बादशाह जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ये आपका औरंगजेब को हुआ। इसी को जिंदा पीर कहा जाता है, अभी हम लोग ने देखा था उपनाम में, उपाधि इसका था। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1698 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था, ठीक है। औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य में युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। अगला पॉइंट को देखें फ्रेंड्स कि सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं
एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था। याद रखिएगा। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 29 मई 1658 को हुआ था। इस युद्ध में आपका दारा शिकोह को हार की सामना करनी पड़ी थी। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई का था। ठीक है, उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध कौन सा था? देवराई का था। औरंगजेब ने बीजापुर 1686 एवं गोलकुंडा 1687 पर आधिपत्य स्थापित किया था। ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि औरंगजेब है जो बीजापुर और गोलकुंडा पर कब अपना अधिकार स्थापित किया था? तो 1686 में, 1687 में। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थी। ये तो बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस के शासनकाल में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासन के काल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। याद रखिएगा। औरंगजेब के शासनकाल में कुल सेनापतियों में 33% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थे। अगला है फ्रेंड्स आपका कि अकबर के काल में यह अनुपात 16% तथा शाहजहां का काल में 24% थी। यानी सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक आपका औरंगजेब के शासनकाल में था। अब देखिए आ गया फ्रेंड्स यहाँ पर आपका अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। ये बात मैं बात बताते रहता हूँ फ्रेंड्स कि जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था, लेकिन पुनः इसको किसने शुरू कर दिया था? तो औरंगजेब ने किया था। कब किया था? तो 1679 ईस्वी में ये शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दुरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 61 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। औरंगजेब ने अपनी पत्नी, क्या नाम था उनका? रबिया उद दौरानी के मकबरा औरंगाबाद में करवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सुने होंगे फ्रेंड्स कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स आपका? तो औरंगाबाद में। लेकिन बीबी का मकबरा है किसका फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, औरंगजेब के अपनी प्रिय पत्नी यानी औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरा है जो औरंगाबाद में है, जो बनवाया था औरंगजेब ने, उसी को बीबी का मकबरा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे फ्रेंड्स कि बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में। तो जान लीजिएगा ये बीबी का मकबरा क्या है? रबिया उद दौरानी के मकबरा है। किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था। और इसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, यानी बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। मेहरू ने, हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपका है कि मेहरू निसा औरंगजेब की पुत्री थी। ये फ्रेंड्स यहाँ पर लगता है गलत टाइप हुआ है। जेबू निसा उसका नाम था। आपका जो औरंगजेब की पुत्री का नाम था, क्या नाम था? तो जेबू निसा नाम था। क्या था? जेबू और आपका निसा नाम था, न कि मेहरू निसा। याद रखिएगा, औरंगजेब की पुत्री का नाम था जेबू निसा नाम था। यहाँ पर लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। चलिए अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि औरंगजेब ने जहांआरा को शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, किसको? जहांआरा को। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपका औरंगजेब ने करवाया था। अगला पॉइंट आपका है मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान मुगल शासनकाल में मुहतसिब था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया था, उसका नाम था शैतानपुर। याद रखिएगा, मुगल काल में नगर में जितने भी वेश्या था उसको वहाँ से निष्कासित कर उसका एक अलग कॉलोनी या नगर बनाया था, जिसका नाम था शैतानपुरी। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कितने वर्ग थे? तो टोटल 33 वर्ग थे। याद रखिएगा, अकबर ने 40 वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था अकबर के द्वारा लागू किया गया था 40वें वर्ष में। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द का अर्थ होता था भूराजस्व से संबंधित। माल मतलब भूराजस्व से संबंधित। ठीक है, याद रखिएगा। पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया था। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा 1605 ईस्वी में। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियाँ और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे। अकबर के द्वारा चलाया गया था। पूछा जाता है कि राम सीता की आकृतियाँ और रामसीय, ठीक है, देवनागरी लेख है जो किसके युक्त सिक्के किसके शासनकाल में चलाए गए थे? तो अकबर के शासनकाल में चलाए गए थे। मुगल काल में
टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दरोगा। याद रखिएगा, मुगल काल में टकसाल अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। जो मुगल शासन काल में चांदी का जो सिक्का होता था उसको रुपया कहलाता था। और दाम है जो अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। यानी कि चांदी का सिक्का रुपया और दाम अकबर द्वारा चलाया गया सिक्का था। लेकिन चांदी का सिक्का को रुपया कहा जाता था और दाम कहा जाता था जो किसके द्वारा? तांबे का सिक्का था, अकबर द्वारा चलाया गया था। अगला है फ्रेंड्स आपका कि चित्रकला में क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। ठीक है, देखिए मुगल काल में अगर ये पूछा जाए चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं के द्वारा कराया गया था। ठीक है, याद रखिए। और एक था फ्रेंड्स चित्रकला है जो आपका जहांगीर के शासनकाल में बहुत अच्छा रहा था, अच्छी अवस्था में रहता था, क्योंकि जहांगीर है जो चित्रकारी का शौकीन था। उसी के दरबार में उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जैसे चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर है जो पक्षी के लिए विख्यात थे फ्रेंड्स, फेमस थे। और आपका अबुल हसन जो व्यक्ति के चित्रकारी के लिए थे, वो भी याद रखिए, पहले पढ़ा चुका हूँ। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी के शासनकाल में चित्रकारी सर्वोच्च स्थान पे पहुंचा था। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दिया था। याद रखिएगा, औरंगजेब है जो संगीत को इस्लाम के विरोध मानता था और उस पर पाबंदी लगा दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। ठीक है, ये पूछा जाता है कि वो संगीत का विरोध था लेकिन खुद ही वो एक क्या था? वीणा वादक था। याद रखिएगा। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, पूछा जाता है तोड़ी राग है जो कब गाया जाता है? तो प्रातःकालीन में गाया जाने वाला राग है। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या टोटल 5 थी। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिसमें तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या टोटल 5 थी। तो हरिदास संप्रदाय यही थे जो फ्रेंड्स आपका इन लोग का गुरु थे। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का, ये सभी का है जो शिष्य किसके शिष्य थे? तो हरिदास के ही शिष्य थे, हरिदास संप्रदाय के ही। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं कि अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। ठीक है, दोनों थे। और यही स्वामी हरिदास का ही जो चेला शिष्य थे जो आपका तानसेन थे। तो ये सब किसके दरबार में थे? तो अकबर के शासनकाल के थे। ठीक है, तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो आपका तानसेन है किसके दरबार में, किसके शासनकाल के फेमस संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। और इनका बचपन का नाम याद है, मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था तानसेन का। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर द्वारा तानसेन को दिया गया था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था, याद रखिएगा। और आपका तानसेन है जो किसका शिष्य था फ्रेंड्स? तो अभी मैंने बताया कि जो आपका स्वामी हरिदास था इसी का शिष्य था। अगला पॉइंट है विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। ठीक है, विलास खां था जो जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो माहम अनगा ने, कौन सी ने? माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता है। मदरसा ए बेगम किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिए माहम अनगा को। चलिए अगला है फ्रेंड्स आपका मुगल कालीन लेखन एवं उनकी पुस्तकें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका टेबल में जो दिया हुआ है, ये पुस्तक का नाम है, लेखक है। तो देखिए तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? तो निजामुद्दीन अहमद। तारीखे शेर शाही के लेखक कौन है? तो अब्बास खां सरवानी। ताजुल मासिर के लेखक कौन है? तो हसन निजामी। आलमगीरनामा का लेखक कौन है? तो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। चहार चमन के लेखक कौन है? तो चंद्रभान ब्रह्मन। और इकबालनामा ए जहांगीरी के लेखक है
मोतीमीद खां। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन काल का एक राजकीय इतिहासकार था। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी था जो किसके शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था, तो शाहजहां के शासनकाल का राजकीय इतिहासकार था। अगला पॉइंट आपका है कि उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि पादशाहनामा के लेखक कौन है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी है, जिसमें शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। मुगलों की राजभाषा क्या थी, तो फारसी थी। याद रखिएगा, नस्तालिक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नस्तालिक क्या है, एक लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। ठीक है, औरंगजेब था जो नस्तालिक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। अजमेर की किशनगढ़, हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपका है कि अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा कौन, सावत सिंह का वैष्णव उपनाम नागरीदास था। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो अजमेर के किशनगढ़ के रियासत के राजा क्या नाम था, सावत सिंह का वैष्णव उपनाम, इसका उपनाम नगरीदास था। यानी कि आपका सावत सिंह का वैष्णव उपनाम नगरीदास था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशवदास की रचनाएं हैं। याद रखिएगा, रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया किसने लिखा है, तो केशवदास लिखा है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया का लेखक केशवदास हैं। अगला है आपका फ्रेंड्स, चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान में दी, जिससे एक प्राकृतिक तालाब भी था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। ये पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है, तो गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के पांचवें गुरु थे। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया था। सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव को आपका जहांगीर ने फांसी पर चढ़वा दिया था। किसके लिए, तो राजकुमार खुसरो की सहायता के लिए। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव ने तारण और तरतारपुर नामक नगर बसाए गुरु अर्जुन देव ने, तथा मसनद प्रथा चलाई। मसनद प्रथा भी गुरु अर्जुन देव ने चलाई, जिसके अनुसार सिक्कों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। यही था आपका मनसद प्रथा। मनसर प्रथा गुरु अर्जुन देव ने चलाया था, जिसके अनुसार सिखों को, जितने भी सिख थे, उनको अपनी आय का 10वां भाग किसको देना पड़ता था, तो गुरु को देना पड़ता था। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास के उपदेश समाहित है। ठीक है, सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में ये आपका सिख के 6 गुरु हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास के उपदेश सभी उसमें समाहित किया हुआ है आदि ग्रंथ में। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख सिख गुरु एवं उनके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लास्ट है फ्रेंड्स आपका, तो याद रखिएगा। गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना किए थे। गुरु अर्जुन देव है जो आदि ग्रंथ के संकलन किए थे। गुरु अर्जुन देव ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। और गुरु गोविंद सिंह जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेबल का, फ्रेंड्स सभी को पॉज करके याद कर लीजिए वीडियो को। कि गुरु नानक सिख धर्म की स्थापना, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी, गुरु अंगद ने। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था, गुरु रामदास ने। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और खालसा पंथ की स्थापना किसने करवाया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।